हेलो एंड वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका में वीमा संबंधी गणनाएं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं उनके आधार पर कई प्रकार की कैलकुलेशंस। यूनिट सेल की यदि हमें कोर की लंबाई, जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं स्मॉल ए, वो अगर हमें पता हो, ये सारी जो कैलकुलेशन है वो घनीय एकक कोष्ठिकाओं से रिलेटेड है। ये हमेशा ध्यान रखना आपको, पहले भी अपने इस चीज को डिस्कस किया है। तो मैं कह रहा था कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई स्मॉल ए हमें पता हो तो ए क्यूब करके हम आयतन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब वो एकक कोष्ठिका जिस ठोस पदार्थ की है, उस ठोस पदार्थ का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वही एकक कोष्ठिका का घनत्व है। तो घनत्व हमें पदार्थ के हिसाब से पता है, आयतन की गणना हमने ए क्यूब के हिसाब से कर ली, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, इससे हमने द्रव्यमान की गणना कर ली। तो कहने का मतलब यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं, इनको इन्वॉल्व करते हुए, इनको यूज करते हुए हम द्रव्यमान, आयतन, घनत्व से संबंधित जो गणनाएं हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उन सब का जो कंसेप्ट है उसको आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सरल सा कंसेप्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सारी बात को कि ये कैलकुलेशन किस प्रकार से है, कैसे इनको आगे बढ़ाएं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए यहां पर, एकक कोष्ठिका की वीमा संबंधी गणनाएं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। हेडिंग डाल लें ये, और यहां पर हम जो फॉर्मूला है वो डिराइव करें उससे पहले जो हमारी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं हम। हर बार आप देखते हैं हम लेते हैं एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई। पिछली संकुलन क्षमता की कैलकुलेशन हमने तीनों में की थी, वहां पर भी हमने कोर की लंबाई को क्या लिया था, स्मॉल ए। तो वो सेम बात यहां पर है। ठोस पदार्थ का घनत्व डेंसिटी के लिए स्मॉल डी सिंबल काम में आता है, जानते हैं आप। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास के लिए कैपिटल एम काम में आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अब यदि हमें कोर की लंबाई स्मॉल ए पता है तो हम एकक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि यहां पर एकक कोष्ठिका से हमारा मतलब है घनीय एकक कोष्ठिका, और घन में ए बराबर बी बराबर सी, सारी घनीय जो अक्षीय दूरियां हैं वो समान होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है घनीय एकक कोष्ठिका की। तो अगर हमें कोर की लंबाई पता है तो क्यूब कर लिया, उसका आयतन हो गया उसका ए क्यूब। बार बार इसको पहले भी हमने यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अब है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बच्चों हम कैसे निकालेंगे, एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं, क्योंकि हर तरह की जो एकक कोष्ठिका होती है उनमें परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका है तो उसमें परमाणु एक होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है तो उसमें अवयवी कण 2 होते हैं, और एफसीसी प्रकार की फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होती है, उसमें अवयवी कण 4 होते हैं। तो ये हर एकक कोष्ठिका की प्रकृति के अनुसार इसकी वैल्यू अलग अलग। एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। भाई पूरी एकक कोष्ठिका में जैसे हमें पता लग गया कि एफसीसी है, उस एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु हैं, हर परमाणु का द्रव्यमान कितना है उसको हम 4 से गुणा करेंगे तो पूरी एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर है बात। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालने के लिए उस एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। अब किसी भी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है उसका सिंबल होता है बच्चों जेड। जेड से दर्शाया जाता है।
Z क्या है यहां पर? एक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं वो संख्या, उसका सिंबल है Z। और परमाणु का जो द्रव्यमान है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका सिंबल है स्मॉल m, मास। परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका स्मॉल m। तो इसी बात को जो लैंग्वेज के रूप में हमने कहा है कि भाई एकक कोष्टिका का द्रव्यमान का, ये दोनों राशियां हम क्यों निकाल रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें एकक कोष्टिका के घनत्व से रिलेट करना है इनको। और आप सभी जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। दो चीजें चाहिए घनत्व के लिए आपको, द्रव्यमान और आयतन। आयतन तो ये हो गया और द्रव्यमान ये ले रहे कि एकक कोष्टिका का मास, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना होगा, तो उस एकक कोष्टिका में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, उसको गुणा कर देंगे तो पूरी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान आ जाएगा। वही यहां पर किया गया है, Z गुणा M। क्लियर है? Z जैसा कि आपको बताया यहां पर क्लियर भी किया गया कि Z एक एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है और स्मॉल m एक परमाणु का द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक की बात में। तो अपने को ये सिंबल नोट करने हैं, आयतन का सूत्र लिखना है, द्रव्यमान का लिखना है। क्लियर है बात? अच्छा, अब एकक कोष्टिका में ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m हमने क्या कहा है? एक परमाणु का द्रव्यमान। उस एक परमाणु के द्रव्यमान को कैसे निकालें? हमारे पास तो मोलर द्रव्यमान है, कैपिटल M है। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? एक मोल का द्रव्यमान। और किसी भी पदार्थ की एक मोल मात्रा में बच्चों उसके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणा 10 की पावर 23। इसका मतलब अगर हम मोलर द्रव्यमान में 6.02 गुणा 10 की पावर 23 का भाग दे दें तो हमारे पास प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा ना। बस वही यहां पर अपने को करना है। एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, तो देखो एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल M में किसका भाग दे दिया? एवोगैड्रो नंबर Na का भाग दे दिया, एवोगैड्रो नंबर का भाग दे दिया। एवोगैड्रो नंबर वो नंबर है जो किसी भी पदार्थ की एक मोल मात्रा में उपस्थित होता है। पूरे एक मोल का द्रव्यमान हमें पता है वो कैपिटल M होता है। तो उसके एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो पूरे मोल का जो द्रव्यमान है उसमें उस संख्या का भाग दे देंगे तो एक परमाणु का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो स्मॉल m है, एक परमाणु का द्रव्यमान, उसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमने क्या किया? पूरे मोल का जो द्रव्यमान है, जो मोलर मास है, उसमें एवोगैड्रो नंबर का भाग दे दिया। तो यहां पर अब इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है द्रव्यमान वाला, उसमें ZM में स्मॉल m जो है, उस स्मॉल m की जगह अब हम क्या काम में ले लेंगे? कैपिटल M बटे n। क्लियर बात? चलो अब लास्ट में हमारी जो मूल बात है उसके ऊपर आ जाते हैं बच्चों हम कैलकुलेशन में, वो है एकक कोष्टिका का घनत्व। अब हमें क्या निकालना है? एकक कोष्टिका का घनत्व। आप सभी जानते हैं कि घनत्व डेंसिटी और द्रव्यमान आयतन में क्या संबंध होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर बात है? वही यहां पर है। एकक कोष्टिका का हमारे पास द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, तो घनत्व इजीली निकाल सकते हैं। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा आयतन। अब एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान है वो बच्चों कितना है? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ZM, तो वैल्यू रख दी ZM। आयतन a क्यूब रख दिया। उसके बाद ZM में स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M बटे Na, तो ये इसकी वैल्यू स्मॉल m की रख दी कैपिटल M बटे Na। तो ये कुल मिला के अपने पास घनत्व का फॉर्मूला आ गया। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बनते हैं बच्चों। D बराबर ZM अपॉन a क्यूब Na। एक बार फिर से देखते हैं इस सारी बात को कि इसमें जो ये 5 जो पैरामीटर आ रहे हैं इसमें, इनका क्या मतलब है पांचों का? देखो D यहां पर जो है वो तो क्या है? डेंसिटी, एकक कोष्टिका का घनत्व है, डेंसिटी है। Z यहां पर किसको बताता है बच्चों?
एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बताता है। कैपिटल एम किसको बताता है? मोलर द्रव्यमान को बताता है। जो भी पदार्थ है, क्रिस्टल का जो पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान को बताता है। स्मॉल ए यहां पर क्या है? एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई है। और एन यहां पर एवोगैड्रो नंबर है जिसका मान 6.02 गुणा 10 की पावर 23 होता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से ये देखो बच्चों, एकक कोष्टिका की विमा संबंधी जो गणनाएं हैं, जो कैलकुलेशन है, जिनमें यूनिट सेल डायमेंशंस इन्वॉल्व है, वो इस तरह से है। तो अपने को अज्यूम करके चलना है कि जो यूनिट सेल है उसके कोर की लंबाई स्मॉल ए, और जो ठोस पदार्थ, जिस ठोस पदार्थ की वो एकक कोष्टिका है, उसकी घनत्व, उसकी डेंसिटी स्मॉल डी है, उसका मोलर मास कैपिटल एम है। बाकी सारे स्टेप अपन ने देख ही लिए। पहले आयतन निकाल लिया, फिर द्रव्यमान निकाल लिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है इस पूरी कैलकुलेशन का वो ये है। इसमें 5 चीजें आप देख रहे हैं, 5 मान हैं जिनको हमने डिस्कस किया, किसका क्या मीनिंग है। अब क्या करते हैं न्यूमेरिकल में कि इन 5 में से कोई 4 की वैल्यू आपको दे दी जाती है, 5वां हमसे पूछ लिया जाता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें बनता है। तो फिर से दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें इस बात को। डी डेंसिटी है, जिस पदार्थ जो भी ठोस पदार्थ है वो उसका घनत्व होगा, वही उस एकक कोष्टिका का घनत्व होगा। तो डी है वो डेंसिटी है, घनत्व है। जेड यहां पर एक एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, कैपिटल एम मोलर मास है, स्मॉल ए कोर की लंबाई है, और एन एवोगैड्रो नंबर है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है दिमाग में, कॉपी में नोट हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के होते हैं, हमें कैसे उनको सोल्व करना चाहिए, उनके एक आधे एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, जिससे बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने बात कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर देखो बच्चों, साफ साफ यहां पर इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहां बता रहा है कि एकक कोष्टिका और पदार्थ का घनत्व बराबर, जिसकी एकक कोष्टिका है, पदार्थ का जो डेंसिटी है वो एकक कोष्टिका की है। ठीक है। अब मूल बात जो है वो ये है कि ये जो 5 पैरामीटर हैं इसमें जो आए हैं, डी घनत्व, जेड कैपिटल एम स्मॉल ए एन ए, इनमें से कोई भी 4 ज्ञात हो तो 5वें को ज्ञात किया जा सकता है। इस पे न्यूमेरिकल बनता है। ये वो जो फॉर्मूला है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है हमारी एग्जाम में, और कोई भी 4 की वैल्यू दे दी जाती है और हमसे 5वां जो पैरामीटर है उसकी कैलकुलेशन करवाई जाती है, उसकी वैल्यू हमसे पूछी जाती है। समझते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल हैं उनको करेंगे, तब बच्चों ये बात आपके समझ में आएगी। देखिए पहला इसका एग्जाम्पल ये आपके सामने पड़ा है, इसको करके देखते हैं। एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है। अब यहां पर ये जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सीधी वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन को पढ़कर जो वैल्यू हम उससे लेते हैं उसका जो तरीका है वो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो इसने कह दिया एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो ये जो लैंग्वेज इसने लिखी है इससे हमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिल गया, और वो कौन सा मिल गया? बीसीसी है। इट मींस बच्चों जेड की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि काय केंद्रित जो घनीय एकक कोष्टिका होती है उसमें एक एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण होते हैं? 2। तो बीसीसी शब्द देखते ही हम समझ गए कि जेड की वैल्यू क्या होगी? 2। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कोष्टिका के कोर की लंबाई आपको पता है, स्मॉल ए सिंबल लेते हैं उसके लिए, तो ए की वैल्यू 288 पिकोमीटर हो गई। पिकोमीटर और मीटर में संबंध जानते हो आप? 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर।
1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर, ये संबंध होता है। ठीक है, तो पिको है वो 10 की पावर -12 के लिए ये पिको प्रीफिक्स काम में लिया जाता है। चलिए हो गया ये। अब घनत्व यानी डेंसिटी D की जो वैल्यू है वो दे दी आपको 7.2 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। क्लियर बात। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में उसके कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो आराम से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। आयतन निकाल लेंगे हम a क्यूब के हिसाब से, तो a क्यूब की वैल्यू रखकर ये आपने आयतन निकाल लिया उसका। ठीक है, 208 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो 208 ग्राम तत्व का आयतन, 208 ग्राम तत्व का आयतन कैसे निकालेंगे हम? द्रव्यमान बट्टा घनत्व। तो आयतन के लिए द्रव्यमान इसका 208 है ही, घनत्व क्वेश्चन में दे रखा है अगले ने 7.2, वैल्यू रख दी हमने, तो ये इसका आयतन आ गया। अब इस आयतन में एकक कोष्टिकाओं की जो संख्या है वो कितनी है? एकक कोष्टिकाओं की संख्या की गणना के लिए देखो बच्चों क्या किया यहां पर, भाई एक एकक कोष्टिका का जो आयतन होता है वो, और टोटल जो मात्रा दी है उसका आयतन, टोटल जो मात्रा दी है उसने, उस कुल आयतन में अगर हम एक एकक कोष्टिका के आयतन का भाग दे दें तो कितनी एकक कोष्टिकाएं उपस्थित हैं वो आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? भाई पूरे ठोस पदार्थ, जिस ठोस पदार्थ की मात्रा दी है उसने 208 ग्राम, पूरी 208 ग्राम मात्रा का आयतन क्या है वो हमने निकाल लिया। एक एकक कोष्टिका का आयतन कितना है वो हमने निकाल लिया। तो कुल आयतन में एक एकक कोष्टिका के आयतन का यदि हम भाग दे दें तो कितनी एकक कोष्टिकाएं उपस्थित हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो वही यहां पर किया गया है एकक कोष्टिकाओं की संख्या। तो ये देखो कुल आयतन आ गया बटे एक एकक कोष्टिका का जो आयतन है उसका इसमें भाग दे दिया, तो ये संख्या आ गई इतनी। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां पर जो बात पूछ रहा है कि ये जो मात्रा है इसमें एकक कोष्टिकाएं इतनी आ गई हमारे पास। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं, 208 ग्राम में कितनी एकक कोष्टिकाएं, ये हमने निकाल लिया। और क्योंकि ये बीसीसी है, हम जानते हैं बीसीसी की प्रत्येक एकक कोष्टिका में कितने परमाणु होते हैं? 2। तो ये जो एकक कोष्टिकाओं की संख्या आई है इसको हम कितने से गुणा कर देंगे? 2 से, तो वो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पूरी बात को दोबारा से समझें, रिवाइज करें आप, कि जो वैल्यू हमें दी गई है उसकी सहायता से हमने एक एकक कोष्टिका का आयतन निकाल लिया। ए की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब करके निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ है और घनत्व दिया हुआ है, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व है। तो जो 208 ग्राम मात्रा टोटल दे रखी है क्वेश्चन में उसका हमने आयतन निकाल लिया, और कुल आयतन में एक एकक कोष्टिका के आयतन का भाग दिया, तो कितनी एकक कोष्टिकाएं उपस्थित हैं वो संख्या आ गई हमारे पास। ठीक है, और हम जानते हैं कि बीसीसी संरचना में एक एकक कोष्टिका में 2 परमाणु होते हैं, और प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने परमाणु होंगे टोटल, तो जो एकक कोष्टिकाओं की संख्या है उसको हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो हमारा फॉर्मूला है घनत्व का, उसके ऊपर आधारित ये न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए इसके ऊपर आधारित एक न्यूमेरिकल और करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसकी ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये आ गया बच्चों अपने, ये देखिए, ये आपके सामने अगला जो ये 5 पैरामीटर हम पढ़ रहे हैं इनके ऊपर आधारित अगला न्यूमेरिकल देखें। एक्स किरण विवर्तन द्वारा पता चला कि तांबा कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी ये जो क्रिस्टल संरचना है उसका प्रकार है एफसीसी, और कोर की लंबाई अपने को बच्चों ये दे दी है। ठीक है,
घनत्व d की वैल्यू ये दे दी है, तो कह रहा है कि उसका परमाणुीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब एफसीसी में एक एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या 4 जानते हैं, एफसीसी है तो जेड की वैल्यू। तो जैसे ही क्रिस्टल की संरचना का प्रकार आपको दिया जाएगा, उससे एक इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन अपने को निकालनी है वो है कि जेड की वैल्यू क्या होगी। तो जेड की वैल्यू यहां पर हो गई 4। तो अपना जो फॉर्मूला है वो लगा लिया हमने। फॉर्मूला हमने बोलो क्या पढ़ा था, ध्यान में आ गया आपके? फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? D बराबर जेड एम अपॉन A3 गुणा NA, ये फॉर्मूला पढ़ा था। हमें यहां पर क्या चाहिए? m चाहिए, मोलर द्रव्यमान लेना है, तो हमने वज्र गुणा कर दिया इसको, Zm बराबर ये गुणा ये, तो m बराबर DNA क्यूब, इसमें इसके साथ जो Z है उसका भाग लग गया। और Z की वैल्यू क्योंकि वो एफसीसी है इसलिए Z की वैल्यू हो गई 4। बाकी सारी वैल्यू डेंसिटीज में दे रखी है क्वेश्चन में, वो रख लिया। Na आप जानते हो, एवोगैड्रो नंबर 6.02 गुणा 10 की पावर 23 वो हो गई। कोर की लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है वो हमने रख ली, और Z की वैल्यू 4 रख दी। क्लियर है बात? तो मोलर द्रव्यमान हमारे पास यहां पर आ गया 63.1। ये मोलर द्रव्यमान की कैलकुलेशन। तो ये 5 पैरामीटर हैं, उनमें से 4 की वैल्यू हमें दे दी, डेंसिटी दे दी, Na हमें अंडरस्टूड है, पता है, A की वैल्यू दे दी, Z की वैल्यू दे दी, और M की वैल्यू आपसे पूछ ली। इस तरह से ये जो विमा संबंधी गणनाएं हैं, जो डायमेंशंस हैं यूनिट सेल की, इनको इन्वॉल्व करते जो कैलकुलेशन है उसका ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर Zm अपॉन A क्यूब गुणा Na, इस फॉर्मूला के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से कोई 4 वैल्यू हमें दे दी जाती है और 5वीं जो भी राशि इसमें होती है उसकी कैलकुलेशन हमसे करवा ली जाती है, जैसा कि इस न्यूमेरिकल में, इस एग्जाम्पल में अपन ने देखा है। तो इस तरह से बच्चों जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्व